नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चंद्रपाल सर, रिटायर्ड आईएएस, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल एडवाइजर प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एवं वर्तमान में आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी चुनाव का माहौल पूरी तरह से चल रहा है, यानी कि 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है। अभी आगे की रणनीति और जिस तरीके से आपने देखा कि आपकी भी पार्टी से 2 कैंडिडेट आगरा से लड़े और भी जगह से लड़ाए हैं, आपने अपने कैंडिडेट्स खड़े करे थे। आगे की रणनीति आपकी किस तरह की रहने वाली है, या फिर भविष्य में आपकी रणनीति, आपके चुनाव किस तरीके से लड़ने वाले, कहाँ से लड़ने वाले हैं, तो क्या बताना चाहेंगे जी आप जनता को? जी सर। ऐसे धन्यवाद, आपने ये प्रश्न किया है। वर्तमान में जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसके लिए हमारी तैयारी कुछ नहीं हो पाई थी, क्योंकि हमारी मिसेस की आंख का ऑपरेशन हुआ, 5-6 महीने उसमें लग गए। और दूसरा जो है, ये जो कोरोना ने कहीं संपर्क नहीं स्थापित होने दिया, तो ऐसी जगह पे जहां हम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर चुके हैं, जहां हमारी बड़ी तारीफें होती हैं, बरेली, पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद, इनमें भी मैं पूर्ण रूप से लोगों से संपर्क नहीं स्थापित कर पाया। एंड आगरा या आसपास के तो ज़िले हैं ही, लखनऊ के तमाम ज़िले जिनमें हमने काम, डीएम सीतापुर रहे थे और हरदोई की वो जितने हरदोई और वहाँ पर हैं, नहीं संपर्क कर पाए इसमें कोई। और जल्दी इलेक्शन हुआ और होने के बाद सब जगह संपर्क होना मुश्किल था, इसलिए कुछ कैंडिडेट्स खड़े किए। और कैंडिडेट्स में हमने ये देखा कि अभी तक हमारे जो पदाधिकारी लोग थे वो भी सोए हुए थे, उन्होंने भी कोई संपर्क नहीं किया था, क्योंकि इसलिए थोड़ा कठिनाई हुई कैंडिडेट ढूंढने में। और कैंडिडेट लड़ने में सबसे बड़ी समस्या हमने ढूंढने में ये समस्या हुई कि हर एक जो भी थोड़ा बहुत वो है सामाजिक काम करने वाला है, उसके पास धन ही नहीं था। वो फौरन कहता था, सर कैसे लड़ें, यहाँ तो 40 लाख रुपया खर्च करना होता है, 40 लाख रुपये चाहिए आपके पास तब इलेक्शन लड़ें। मैंने ऐसी बात नहीं है, सच्चे अच्छे ईमानदारों के लिए अपने पैसे हाथ जोड़ के जाइए तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर वो नई हिम्मत हुई लोगों की पड़ी। और फिर दूसरी बहुत सी पार्टियां ऐसी भी आ गई जो अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं, ये एग्जिस्टेंस दिखाना चाहती हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है और छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो धनराशि लेकर के लोगों को खरीदने लगी हैं, उनको कैंडिडेट बनाने लगी। तो हमने कहा इस होड़ में तो हम हैं नहीं कि धन लें और धन दे करके किसी को बनाएं और ख़रीदें और फिर उसके पास ना हो तो क्या फ़ायदा होगा। इसलिए जो लड़ सकते थे उन्होंने लड़ रहा है और लड़ रहे हैं। और बड़ा मुश्किल है कि बिना धनाभाव के नहीं होता। ये हमेशा ही हम कहते चले आ रहे हैं कि धनाभाव को दूर करने के लिए गरीबों को, अगर सच्चे अच्छे ईमानदार और सुकाश के लोगों को पॉलिटिक्स में लाना है और नवेबकों को लाना है, तो सरकार को चाहिए कि बाकायदा एक धन आवंटित करे और उसमें ऐसे पैसा दे। जैसे प्राइम मिनिस्टर्स जो फंड है, प्राइम मिनिस्टर फंड उन्हीं के लिए क्यों है, ये इलेक्शन कमीशन अपने पास ले और जितना भी ये जो चुनाव का जो वो है फंड इकट्ठा होता है कैपिटलिस्ट के, वो चुनाव आयोग जो है सबको उसके मापदंड के अनुसार, वो अपने मापदंड के अनुसार बांटे तो उससे कुछ थोड़ा बहुत लाभ होगा, अन्यथा ये डिफिकल्टी है। नहीं तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपया है, वो ही छाई रहेंगी। और उन्हीं के लिए हुआ पहला फेज। आप देखिए, जो हमारे आदेश यही थे कि हाथ जोड़ के लोग जाएं, घर घर जाएं और वही धनबल बाहुबल का प्रयोग न करें, रैलियां न करें, तो बड़े बड़ा सफल हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि ये है सिस्टम जो वास्तव में प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र था। तो उसमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि बड़ा निष्पक्ष रूप से उसमें कोई कुछ नहीं कर पाया। मगर बाद में प्रेशर डाला गया शायद, और इलेक्शन कमीशन ने शायद उसमें आकर के ये कह दिया कि अब रैलियाँ कर सकते हैं। तो रैलियाँ जब से हो रही है तब से इसका मतलब काला धन प्रयोग हो रहा है, और काला धन प्रयोग हो रहा है तो मतलब कोई परचेज कर करके लोग भीड़ इकट्ठी करके लाया जा रहा है। ये इसके खिलाफ हूँ। हम चाहते हैं कि जो रैलियाँ, चाहे प्री इलेक्शन रैली हो चाहे आफ्टर इलेक्शन रैली हो, जितनी रैलियाँ होती हैं ये बंद होनी चाहिए, और केवल वही पहला सिस्टम जो फर्स्ट फेज में था वैसा ही हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएंगे। तो हमारी पार्टी का तो कमज़ोर पार्टी है, क्योंकि हमने किसी से धन नहीं लिया है और न कभी धन लिया है अभी तक, जीवन में कभी एक पैसा किसी से लिया नहीं। तो खुद भी गरीब है और पार्टी भी गरीब है। तो पार्टी के सिद्धांत ही हैं जो कि जिसकी वजह से हम चल पा रहे हैं, नहीं तो कौन पसंद करे। नाम है उसका आदर्श समाज पार्टी,
और दूसरों ने नाम रखा है आदर्श आज़ाद समाज पार्टी, सिर्फ दिखाने के कोई डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर पार्टी, दुनिया भर के पार्टियों के नाम रखे। और सब जैसे हम सामाजिक परिवर्तन मंच के थे सन 74 से चलाते हैं, तो किसी आदमी से हमसे ले गया कि हम सामाजिक परिवर्तन दल बना लिया उसने। तो ऐसी छोटी मोटी पार्टियां बनी हुई हैं, सब चल रही हैं, अपना करते रहे। हर एक आदमी जो उसकी इच्छा है, संविधान में उसका अधिकार है, संविधान के अनुसार काम हो रहा है। हमारी बिल्कुल साफ स्थिति है कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, हम सत्ता परिवर्तन के इसमें नहीं है कि हम फट से चीफ मिनिस्टर बन जाएं। कारण हम सत्ता परिवर्तन हमने देखा है, हर जाने कितने 36 साल IAS रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के तो हर शासन को, हर चीफ मिनिस्टर को देखा है। और उनको अगर हम नुक्ताचीनी करके गाली देना शुरू कर दें तो हर एक का कोई लिमिट नहीं होगी, हर एक के बारे में कुछ न कुछ कमियां होती हैं। और उनको कहना बार बार वही चीज़ बताना, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, बताइए, मुझे तो आश्चर्य होता है, उनका हर भाषण सुनो तो वही अपनी बात कहेंगे कि विकास ही हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, और वही बातें रिपीट होती रहती हैं। ऐसे ही वो है योगी आदित्यनाथ जी हैं, वही कहेंगे कि हमने गुंडे बदमाशों को ऊपर पहुंचा दिया या ठोक दिया, ये वो कर दिया। साथ ही साथ वो और भी कहते हैं। तो ये अच्छा नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर को बार बार ऐसी बातें कहना। जो आप करोगे, प्रशासन क्या किया है वो तो सब जनता के सामने, जनता देखेगी, उसको करेगी। तो एक तो ये जो विकृति हैं कि रैलियाँ बुला के करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, उनसे मैं तो इलेक्शन कमीशन से चाहूँगा कि इन रैलियों की फ़ौरन जांच कराएं इंडिपेंडेंटली, पार्टी के नाम से ये होने, मगर हर रैली की जांच होनी चाहिए कि कितने आदमी आए, और इनडायरेक्टली अपने इंटेलिजेंस से पता लगाना चाहिए कि हर रैली में कितने रुपया पसंद करते हैं, कितने रुपया एक आदमी को देना पड़ता है, तो कितनी रैली, कितने पैसे आदमी आते हैं। एक कल मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था, ऐसा लग रहा था जैसे महल बना हुआ है, लाखों आदमी, लाखों रुपए का खर्चा हुआ होगा वो स्टेज बनाने में। तो बताइए ये कहाँ से आ रहा है? ये जनता का पैसा है ना। तो ये कोई प्रजातंत्र का ढंग नहीं है, सही प्रजातंत्र नहीं है। सही प्रजातंत्र मुझे महसूस हुआ जो कि फर्स्ट राउंड में जिस तरह से इलेक्शनरी हुई, उसमें जाना पड़ा। मुझे बड़ी खुशी होती थी कि इवन होम मिनिस्टर को भी हाथ जोड़ करके पर्चा बांटने पड़ रहे हैं। तब मैं समझा कि हाँ, ये स्वरूप होना चाहिए, और वो स्वरूप होने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस समय जो है इलेक्शन कमीशन को कोई दबाव भी नहीं डाल पाएगा। तो इसको चीफ इलेक्शन कमीशन अपने विचार कर ले, कमीशन पूरी विचार कर ले कि कोई रैली वैली नहीं, और रैली हो तो ज़्यादा 100 या 200 500 इससे ज़्यादा नहीं, जो कि स्वयं अपने पैसे लगा करके लोग आएँ। ये जो हर विभाग को लगा दिया जाता है, सरकारी पार्टी है तो सरकारी पार्टी सारे विभाग के लोगों को लगा करके, ट्रांसपोर्ट में लगा के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगा के, औरों को लगा के फोकट फ्री में उनसे पैसा काम करवाते, दबाव में आकर के। ये तो बहुत ही ख़राब बात है। तो एक तो ये है। तो मैं अपने बड़ा बिल्कुल साफ कहता हूँ कि हम तो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में लगे हैं, और व्यवस्था परिवर्तन की बात बहुत से और लोगों भी करते आए। जब भी जिस तरह देखो व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, व्हाट व्यवस्था परिवर्तन? व्यवस्था परिवर्तन हमने जो बताया कि समाज की जो गंदी आदतें हैं वो बंद हों, राजनीति में अपराधी घुस गए, गुंडे बदमाश, वो सब माननीय प्रधानमंत्री भी कहने लगे, होम मिनिस्टर भी कहने लगे। जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन की बात करते हैं, कभी कहते हैं जीरो टॉलरेंस ऑफ क्राइम्स का होगा। ये हम कब से चला रहे हैं? 2008 में हम रिटायर हुए थे, उसके बाद ही फ़ौरन ही हमने जो बात सोची थी सारे जीवन के अनुभव के आधार पर, वही आज सारी भाषा बोल रहे। तो इसे करे तो कौन रोक रहा है इनको कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन करते क्यों नहीं है? होम मिनिस्टर हैं आप, प्राइम मिनिस्टर हैं, जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन करिए। करप्शन होता है, तमाम दुनिया भर का करप्शन हो रहा है, सारे के सारे प्राइवेटाइजेशन हो गया। ये करप्शन नहीं है क्या वो जो प्राइवेट में जो लेगा कर्मचारियों को, वो भी एक भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। बेचारे जो वहाँ से नौकरी हटाएंगे, उनको कोई लेने देने वाला नहीं है, तो कोई बोलने वाला ही नहीं है इसका। ये बात तो नहीं कुछ कोई कहता, बस चिल्लाएंगे, भाषण देते रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और करप्शन होता रहेगा। ये अजीब बात है कि आप करप्शन के विरुद्ध बोलोगे और करप्शन बढ़ता जाएगा। महंगाई के कारण नहीं, महंगाई बड़ा कंट्रोल में है, 5% है, फलाना है, सस्ती है, और मनमोहन सिंह साहब के ज़माने में 10 था या 5 है, तो ये भी तुलना करते रहेंगे, और मगर उसको रोकने का काम नहीं करेंगे कि क्या करा क्या नहीं करा जाए। गरीब आदमी का पक्ष यह कि गरीब आदमी को कैसे अच्छा सा जीवन व्यतीत करने के लिए मौका मिले, उसको, उसके बच्चों को अच्छा खाने पीने को मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, हेल्थ मिले, और हायर एजुकेशन से हायर एजुकेशन मिले, और सब चीज़ हो। मगर ये जो करा जा रहा है आज के वर्तमान सरकार द्वारा कि साहब फ्री राशन दिया, फ्री नमक दिया,
फ्री तेल दिया, फ्री फलाना दिया। ये क्या है? ये तो ऐसे ही है जैसे भिकमंगे बना रखा है इनको, जैसे भीख मांगने वाले लोग हैं, दे दो भैया एक चुटकी दे दो, यहाँ दे दो, खुश हो जाओ। तो ये वो वाले से काम नहीं चलेगा इस देश में। व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने किया, जैसे 2008 में हमारी पार्टी 2009 में शुरू हुई और 11 में जो दिल्ली में एक अन्ना हजारे के टाइम पे किरण बेदी और ये जो केजरीवाल ये सब इकट्ठे होकर के अनशन टाइप का करा और नाटक करा। और उस समय कहते थे कि वो बड़ी पिघल गई है, भ्रष्टाचार रूपी बर्फ जो है जमी हुई है, उसको पिघलना होगा, व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। मगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार को और बढ़ावा दिया, ये सभी कहते हैं। तो ये सब हवाई बातें करने वाली पार्टियां हैं। मगर मजबूरी ये है कि इलेक्शन कमीशन जो उसमें कुछ कर नहीं सकता। चुनाव सुधार लाने की बात करी थी हमने, तब से लगे हुए हैं। अभी तक चुनाव सुधार के लिए प्राइम मिनिस्टर ने हमें बुलाया नहीं, उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी के ऊपर छोड़ दिया। अभी तक तो वो बात कोई हुई नहीं। तो चुनाव सुधार जब तक नहीं होगा तब तक गरीब आदमी की, गरीब पार्टी का कोई हिसाब कुछ नहीं हो सकता। बस आप ऐसे हर साल हर इलेक्शन आएगा, उसमें ऐसे ही सब के सब घोड़े दौड़ा जाएंगे। कोई पार्टी हेलीकॉप्टर से प्रचार करेगा, कोई कुछ करेगा, और आदमी को ढो ढो के उनके मानसिकता को परिवर्तन करने की कोशिश की जाएगा। मगर उसकी वास्तविक जो समस्या है गरीब की, वो जो उसकी भागीदारी मिलनी चाहिए हर चीज़ में, तभी तो कुछ होगा। आप ये तो कह रहे हैं कि हमने इतना सस्ता अनाज बढ़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छोटी मोटी छूट हम वो देंगे। जो छोटे टेम्पो हर पार्टी अपना कुछ न कुछ फुलझड़ियाँ दे रही है। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अमीरों के जो काम कर रहे हैं उसके कभी बताया है कि कितने हज़ार करोड़ का फ़ायदा आप बड़े बड़े लोगों को पहुँचा रहे हैं? 32,000 करोड़ का घपले हुए, दूसरे ने घपले हुए। उस घपले के बारे में कभी कुछ नहीं कहता। 2 जैन ब्रदर्स थे कानपुर में, पकड़े गए, हज़ार करोड़ रुपया, अब पता ही नहीं चलता। मीडिया भी उसे चुपचाप शांत हो जाता है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला, देश में कोई चेंज नहीं होने वाला। ज़्यादातर ये हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ गई, जैसे ये कहते हैं, मुझे तो विश्वास नहीं है कि नहीं आएगी। मुझे विश्वास है कि बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी गांव में गया था, वहाँ के लोगों से बात की तो वो कह रहे कि नहीं साहब, हमें तो हर हालत में भारतीय जनता पार्टी को हराना है। ये डिटर्मिनेशन जब गांव तक पहुँच गया तो मैं नहीं समझता कि ये किसी तरह से, इसलिए नर्वसनेस दिखाई देती है। माननीय प्रधानमंत्री नर्वस दिखाई देते हैं, सहारनपुर में अलग भाषण दे रहे हैं, फिर दूसरी जगह इंटरव्यू भी वही दे रहे हैं। तो सब अलग यहाँ इलेक्शन, एक कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहा है तो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में आप भाषण दे रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं इलेक्टोरेट्स का, जो चुनाव देने मत देने वालों को। तो ये जो सिस्टम है उसको बिल्कुल ही बदल जाना चाहिए। और बदलने के पश्चात ये कंप्लीट जो इसमें खामियाँ हैं जो हैं वो चुनाव सुधार की है, उसको मैं हर हालत में आदर्श समाज पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई है। और मैं अध्यक्ष आदर्श समाज पार्टी के रूप में हर संभव प्रयास करूंगा कि किसी न किसी तरह से इसको परिवर्तन किया जाए, तभी समाज के हर आदमी को, सच्चे अच्छे ईमानदार को मौका मिलेगा। अदरवाइज मेरे यहाँ से 2-3 लोगों ने दिया था, उस वजह से एक पर्चा तो जानबूझ के उसको खारिज करवा दिया एमएलए ने। प्रभाव से जाके एसडीएम के सामने बैठ गया, रिटर्निंग ऑफिस सामने, और निकल के वो तब आया जब टाइम खत्म हो गया, फिर दूसरे से कहलवा दिया कि अब तो टाइम खत्म हो गया। मतलब ये कोई ढंग होता है? ऐसे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने शिकायत की थी, अभी पूछेंगे कि क्या कार्रवाई हुई, कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ प्रभावहीन किसी का प्रभाव से नहीं डरते हैं। अब एक आदमी है जो मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं एमपी का इलेक्शन हुआ था तभी हमने प्रतिबद्ध दिया था इलेक्शन कमीशन में, और कि जब ये जात बदल करके वो एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो 4 बार एमपी बना है और उससे बघेल जात से बना है, अब कैसे बन रहा है? तो और ये बैकवर्ड क्लास का भाजपा का अध्यक्ष बना था, नेशनल अध्यक्ष, उसको जो है एमपी के लिए लड़ने के लिए भेज दिया और उसका प्रचार किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खूब प्रचार किया, चीफ मिनिस्टर आए, ये हुआ। तो ऐसे गंदे संदे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो गलत झूठ बोलते हैं, झूठे सर्टिफिकेट लेकर के इलेक्शन लड़ा, उसको आप एमपी बनाओगे, उसको फिर राज्य मंत्री लॉ बनाओगे, तो इससे मालूम पड़ता है कि बिल्कुल ही सिस्टम छोटा हो गया है। कोई विश्वास नहीं रहा जनता का। इसको जब तक नहीं दूर होगा तब तक कोई आगे बढ़ने वाला संभव नहीं है। तो हमारी पार्टी बिल्कुल शांत, जैसे होते ना खरगोश और कछुआ की लड़ाई थी, तो खरगोश अपना दौड़ जाता था और कछुआ अपना धीरे धीरे चलता रहा, अंत तो खरगोश ने बाजी मार ली। तो वो हमारी पार्टी आप उसी तरह कर लो। जब जिसके पास पैसा ही नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम फट से कहें कि हम तो चीफ मिनिस्टर नहीं, हम प्राइम मिनिस्टर, हम कल अनाउंस कर दें कि हम तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हर हालत में बनारस में लड़ेंगे।
प्रचार तो खूब हो जाएगा। परेश चंद्रपाल साहब भी नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें कौन सी मैं कहना लूँगा भैया मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा दो, तो बहुत से लोग वेस्टेड इंटरेस्ट नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, वो पैसा भी देना शुरू कर देंगे, प्रचार भी खूब होगा, मालाएँ खूब पड़ेंगी। मैं बनारस में चारों तरफ गलियों में घूमता रहे, और वहाँ पर जो संत रविदास जी की वो है जिसमें हम हमेशा जाते रहे, वो भी आ जाएगा। भगवान बुद्ध का भी वहाँ सारनाथ में है। बस प्रचार करते रहो और हम कह देंगे वो हो गया, जैसे तमाम लोग करते हैं जो अपने को दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े नेता हो गए, जिनको कुछ पता ही नहीं है। और हमको कितने साल हो गए? 36 साल तो यूपी में एज एन IAS ऑफिसर सोशल एक्टिविस्ट की तरह काम किया है। सब जानते हैं कि मंडल आयोग लागू करने के लिए, उसके लिए जो भी समाज, जो भी ऑफिसर्स की समस्या होती थी, उसको मैं अध्यक्ष रहा हूँ 35 साल तक, तो उनकी बातें उठाता रहता था। तो इसलिए सोशल एक्टिविस्ट के रूप में हमने काम किया, सरकारी नौकर रहते हुए। ये कौन माँ का लाख कर सकता है? ये तो सब ये है ना कि बरसात हुई, मेंढक को भी जो लाल ठुकाने चली, वो अपना करने लगे, कुछ मिल गए, निकाले गए, BSP के लाग इधर उधर करके अपना खुरापात करते रहते हैं। तो ये कोई ज़रूरत नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज का आदमी शेर की तरह रहे, और उसका आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरे, और सामाजिक और आर्थिक विषमताएं जो दूर होनी चाहिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, वो हो, वो व्यवस्था परिवर्तन होगा जब मेरे लोगों को भागीदारी के बरसात खर्चा होगा। ये तो दिखावा है कि साहब हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, हम ये दे रहे हैं, कि हम वो दे रहे हैं, लड़कियों को इतना दे रहे हैं, लड़कों को इतना दे रहे हैं। ये सब तो लड़के और हमारे यंग लड़कियों को धोखा देने वाली बात है। उनका जो हिस्सा है वो दीजिए ना, ज़्यादा से ज़्यादा मालदारों के ऊपर जो खर्चा होता है उसको उलट दीजिए। यानी आप जो 75% और 80% जो है गरीबों के लिए ही, इसी तरह के कार्यों के लिए बजट लगाइए, और केवल 20% बड़े बड़े लोगों के लिए होगा। नहीं, जितने आप जो बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं तो मालदार, ट्रेन चलाएंगे तो मालदारों के लिए, हवाई जहाज चलाएंगे तो मालदारों के लिए, पोर्ट्स बनाएंगे तो मालदारों के लिए। इन गरीबों को दे दिए, झुंझुना पकड़ा रही है सरकार, ये ले लो, ये ले लो, सस्ती खाना ले लो, सस्ती बिजली ले लो, सस्ता वो ले लो। ये क्या है? इस तरह से विकास नहीं हो सकता। तो हमारा तो सॉलिड काम किया है, सारे देश के प्लानिंग कमीशन में रह करके प्लानिंग करी है, यानी उत्तर प्रदेश में भी प्लानिंग में रहा हूँ 5 साल। इसलिए मैं चाहता हूँ कि योजनाबद्ध विकास हो और सबका सुशासन हो। ये सब कह रहे हैं आज भाजपा वाले, जो हमने किया है, जो पॉइंट लिखे हैं, वो आज भाजपा वाले लोग, लीडर्स यही बात बोलते हैं सब जगह। नरेंद्र मोदी जी भी यही कहेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबकी भागीदारी नहीं कहते। मैं इतनी बार कह रहा हूँ, भागीदारी तो करिए, आप सब करिए। आप देखिए, ऐसे नहीं, मैं तो पर कैपिटा इनकम निकालिए, शिव कास्ट की पर कैपिटा इनकम क्या है, जनरल कास्ट की क्या है, उसका भरपाई कैसे होगी, कैसे इनकी स्थिति सुधरेगी। ये सब बातें हैं, मगर वो कोई कर नहीं पा रहा। जब भी आदर्श समाज पार्टी को कहीं मौका मिलेगा, तो मैं अपने भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो मैंने सर्विस के रूप में आप लोगों को सब सहायता के लिए दिया था। अब इमेजिन करो, जब मकान ही नहीं मिल रहा था, 2.5% हाउसिंग बोर्ड में मकान 86 में, मैंने कहा 21%, 2.5% से 21% आज से मिलना शुरू हो जाना चाहिए। तो ऐसा करके किसी चीफ मिनिस्टर ने दिखाया है क्या? किसी पार्टी वाले ने कहा है? विड्रॉ तो कर लिया है, अलग से बजट हेड बनवाया, बिल्कुल हर स्टेट को कि 100% बनना चाहिए, और तब मैं आपका प्लान पास करूंगा। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अगर कभी मौका मिला, देखिए सर्विस में नहीं हूँ मैं, मगर जनता ने भी मुझे नहीं पसंद किया, क्योंकि वो समझते हैं चंद्रपाल का सोच बहुत ऊंचा है, नेशनल सोच है। मैं छोटी मोटी गली नाले की तो सोच नहीं रख सकता, मैं ऊंची बात करूंगा। मैं नरेंद्र मोदी जी के से हमेशा कहता रहता हूं कि ये गलत नीतियां हैं, इसको नीतियों को सुधारिए, चुनाव सुधार लाइए, तभी आप देश अच्छा बनेगा। चाहे आप कितना भी कच्चा काम कर लें। अब हिंदू मुसलमान की झगड़ा कराते रहते हैं। हिंदू मुस्लिम के झगड़ा मीन्स टेंशन, जो मानसिकता है, डर है एक दूसरे के प्रति, किसी न किसी छोटे छोटे सफ़ू के लेकर के वो चल रहे हैं। तो इससे अशांति होती है, इससे देश जो है कोई बहुत उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि उन्नति करने के लिए शांत होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, सर्वधर्म सद्भाव होना चाहिए। इसलिए मैं सर्वधर्म सद्भाव का पुजारी हूँ, सर्वजात सद्भाव का पुजारी हूँ। मगर मैं चाहता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह जाति विहीन समाज की स्थापना होनी चाहिए, और जाति विहीन स्थापना करने के लिए ही एक संघर्ष में कर रहा हूँ। हमारे पार्टी का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जाति विहीन समाज की स्थापना हो, सांप्रदायिकता बंद हो। क्यों नहीं हो सकता? इसमें क्यों नहीं हो सकता? एक बिल पास करिए और उसमें कहिए कि ऐसा कर नहीं होगा तो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी गाली तो सुन के बैठ गए, किसी ने कह दिया कि वो तो नीचे जात के, अब चुपचाप हो गए। प्रधानमंत्री हैं आप पकड़ के उसको बंद कर देना चाहिए, जिसने आपके लिए कहा नीचे जात। हम तो खाते ही रहे, हम तो सारा जीवन भर गाली खाते रहे। दलित चंद्रपाल IAS ने कहा, ये तमाम पेपरों में जीवन भर छपता रहा। पेपर वाले जो निकालते थे वो दलित जरूर लगाते थे। क्या नारायणन साहब फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
फलाने चक्के वाला कृष्ण फर्स्ट दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब लगाते रहे, मगर उसको सुधार करने की किसी ने प्रयास नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मैं जब कभी पावर में आया तो ये सब पहले दिन ही एक्ट पास होगा कि नोबडी विल राइट सरनेम्स, कास्ट सरनेम्स, एवरीबडी, हर जगह बिना कास्ट का ही काम चला जाएगा। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसमें भी रिक्रूटमेंट इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा किया जाएगा और बिल्कुल भी कोई जात का नाम, बाप का नाम, धर्म का नाम नहीं होगा उसके सामने, जैसा हमने IAS वगैरह में किया है। मैं इस तरह का रेवोल्यूशनरी काम करना चाहता हूँ जिससे व्यवस्था परिवर्तन हो। तो वही पार्टी, अदरवाइज मुझे किसी से मैंने जीवन में कभी कोई पोस्ट नहीं मांगी। यानी पता लगा ले कोई भी आदमी किसी चीफ मिनिस्टर से या चीफ सेक्रेटरी से, अभी भी चीफ सेक्रेटरी लोग हैं जिन्होंने हमें देखा है कार्य करते हुए, जिन्होंने हमारे उनसे संघर्ष भी हुआ है, मगर कभी हमने ये नहीं कहा सर मुझे ये पोस्ट दे दीजिए। तो वो चंद्रपाल वो है कि हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हमको चाहिए व्यवस्था परिवर्तन के लिए। व्यवस्था परिवर्तन ये जिसमें शांतपूर्वक ढंग से आदमी रहे, प्यार मोहब्बत हो, सभी हो, आदर्श मानव बने, उसकी बुराइयाँ दूर हों, तभी आदर्श समाज बनेगा, तभी आदर्श राष्ट्र बनेगा। जय भीम, जय भारत, जय।